अनुष्का मैं समझ गया बेटा, समझ गया। अनुष्का तो डिफ्रैक्शन में बेटा एक्चुअल में क्या था? डिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ रे और वेव फ्रंट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल स्लिट। स्लिट होता है एक गैप। एक बॉल है आपके पास में, बॉल में से एक ही ब्रिक निकाल दो, दो ब्रिक निकाल दो, आर पार यदि ब्रिक निकाल देते हो, कोई गैप बना देते हो, दैट इज कॉल्ड स्लिट। मैंने कहा था जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो स्क्रीन आगे होती है, पीछे प्रोजेक्टर चलता है, तो पीछे वाली वॉल में जो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और वहां से जो प्रोजेक्टर आप ऑन करते हो तो वो स्क्रीन को कितना कवर करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन दैट इज द बेंडिंग ऑफ रे अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और द स्लिट। कहीं रे और लाइट आती है और आप एक छोटा सा ऑब्स्टेकल रखो तो उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है। जैसे कहीं पानी बह रहा है, जैसे गांव वगैरह में आप जाते हैं, नाली में पानी बह रहा है, खेतों में पानी बह रहा है, और एक छोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके आप पानी के आगे लगाते हो तो कॉर्नर से बेंडिंग आ जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ द लाइट साउंड, उसे मैं क्या कहता हूं? डिफ्रैक्शन। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम क्लास में दो फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड्स हैं, बीच वाला एक को नहीं सुनाना चाहता, दूसरे से बात करना चाहता, तो ऐसे हाथ लगा के बोल देते हैं। तो अब क्या हुआ, हाथ बहुत बड़ा था, वेव लेंथ छोटी थी या वेव लेंथ छोटी थी, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यदि मैं छोटा सा ऑब्स्टेकल लूंगा तो वहां पर क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा। तो डिफ्रैक्शन के लिए मेरे पास दो मेन कंडीशन होती हैं। पहली, द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, और सेकंड बेटा, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी स्मॉलर देन वेवलेंथ। जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो छोटा होना चाहिए वेवलेंथ से। इन दो कंडीशंस में मैंने डिफ्रैक्शन की बात की थी, डायग्राम बनाए थे, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए फ्रॉनहोफर एक साइंटिस्ट था, उसने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या थे? दो कॉन्वेक्स लेंसेज लिए आइडेंटिकल, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक सिंगल स्लिट, एक स्क्रीन। जब सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट एक लेंस L1 पर इंसिडेंट होती है तो एक प्लेन वेव फ्रंट आता है, और वो जैसे ही स्लिट से आता है तो वो डिफ्रैक्शन हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस। जब मैंने डायग्राम बनाया था तो मैंने कहा था मैंने ऊपर की तरफ डिफ्रैक्शन लिया था, वो नीचे भी ले सकते हैं, साइड वाइज भी हो सकता है, पर ऐसे राइट डिफ्रैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू ऑन द टॉर्च और द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स, तो जो भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होगा उस क्रॉस सेक्शन से रेज की बेंडिंग होना शुरू हो जाती है, एंड दिस बेंडिंग ऑफ द रेज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। During the diffraction, three types of fringes are obtained on the screen, and it depends upon the number of wavelets which divides the slit. Whenever wavelet divide the slit in odd number of parts, then we get secondary maxima. Whenever even number of parts, we get a secondary minima. And at the center, it is the brightest fringe having the intensity maximum, and the width of the normal slit, जो width है normal slit के twice होती है, angular width twice होती है, d के inversely proportional होती है। तो एक particular characteristic के साथ में हमने डिस्कस किया था सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें 4 डायग्राम बनाए थे और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। मैंने कहा था यदि किसी भी बच्चे ने उसे, जब मैंने पीडीएफ भेजी है, आपने नोट डाउन किया, कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई है तो मेरे से बात करें। इसमें अभी भी एक इंटेंसिटी फैक्टर बचा था और वो इंटेंसिटी मुझे कराना है, और उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा इसकी एप्लीकेशंस के साथ। तो ब्रेविस, गरिमा, गुनगुन
किसी भी बच्चे को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना है तो बताइए। अंजलि, नो सर। ओके, तो बेटा किसके बाद आता है या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, the intensity is directly proportional to the square of the amplitude. That is, intensity is directly proportional to a square cos square of theta. पहले मैंने प्रूव किया था बेटा k a square cos square of theta. That means I equals to I not cos square of theta. In case of diffraction, यहां पर कुछ कर्व बनते हैं बेटा. It is the intensity ये है wavelength. तो बेटा कोस स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. यहां पर लैम्डा, 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा. यदि मैं एंगुलर विड्थ के साथ इसका ग्राफ देखूं, सर बहुत क्लियर नहीं आ रहा. बोलो बेटा. बहुत क्लियर नहीं आ रहा. बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा मींस ब्लर आ रही है. ब्लर आ रहा है. हाँ ब्लर आ रहा है. अब बेटा आयुष, it's minus 20 degree and 20 degree. माइनस 10 डिग्री और 10 डिग्री. माइनस 5 डिग्री और 5 डिग्री. तो जो बेटा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद थ्योरी लिखी, उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंडरी मिनिमा, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा और लास्ट वन इज इंटेंसिटी. यहां तक 5 नंबर का क्वेश्चन है और मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि यदि बेटा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और इसकी कोई चॉइस होती है तो चॉइस में जाना चाहिए, क्योंकि इसे लिखने में बहुत वक्त लगता है. इसे लिखने में काफी टाइम लगता है और उस टाइमिंग की वजह से आप इसे मतलब जो आपको मार्क्स चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे. अब बेटा इसके बाद की बात आती है यहां पर, व्हाट इज द एप्लीकेशंस.
हाँ सुधांशु कुछ कह रहा है बेटा? सुधांशु आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस को यदि मैं देखूं तो दो मेन एप्लीकेशन होती है। एक होती है पहले रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जितने भी लेंसेज होते हैं, जो भी माइक्रोस्कोप है, जो भी टेलीस्कोप है, हमारी ह्यूमन आई है, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबके अंदर एक एबिलिटी होती है जिससे वो इमेजेस ऑफ द टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके दिखाए। आप लोगों ने कभी भी जैसे 10th क्लास पर, जिनके पास बायो भी नहीं है तो 10th लेवल पर मैंने भी देखा था, क्या होता है एक अनियन पील स्लाइड, अमीबा, पैरामीशियम, उनकी स्लाइड से दिखाते हैं हम माइक्रोस्कोप के थ्रू। जब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के रखते हैं तो अब उस स्लाइड को पहले नॉर्मल आई से देखो, एक छोटा सा स्पॉट नजर आता है जस्ट। लेकिन जब मैं उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं तो वो स्पॉट ना होकर उसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नजर आती है, जैसा कि हम बुक्स के अंदर अमीबा या पैरामीशियम बना हुआ देखते हैं या अनियन पील स्लाइड देखते हैं। तो ऐसा क्या था माइक्रोस्कोप में जिसने एक स्पॉट को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रिजॉल्व करके मुझे दिखा दिया? हुआ ये कि हमारी ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है। जब मैं किसी लेंस या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो वो उसे रिजॉल्व कर देता है। एंड द कॉज ऑफ रिजॉल्विंग पावर इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। In case of diffraction, central fringe is brightest and the surrounding is dark and again bright, and these central bright, dark and bright resolve or the separate the images of two distinct objects. जो दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे उन्हें क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। अब आपने यदि ये सिचुएशन 10th क्लास में माइक्रोस्कोप पर देखी है तो आप इस बात को समझ जाएंगे। अनियन पील स्लाइड जो होती है, ऐसे क्या होता है, ग्लास की दो पट्टियां होती हैं, उसके बीच में से लगा हुआ होता है वो, और उसे जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं तो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मुझे नजर आती है। अब क्या है कि प्रैक्टिकल वगैरह भी नहीं हो पा रहे हैं, अदरवाइज मेरे पास माइक्रोस्कोप रखा था। आप दो लाइन बिल्कुल बराबर में लिख के यदि मैं ऐसे दो फिंगर्स को कर लूं तो हम कहेंगे इसके बीच में कुछ गैप नहीं है, क्योंकि ये देखा ह्यूमन आई ने। यदि इन दोनों फिंगर्स को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर फिर ऑब्जर्व करूं तो ये काफी दूर नजर आएंगे। इट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो बेटा सबसे पहले बात करनी है मुझे एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जरूरी नहीं है इसमें डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही आएगा। कभी कभी 2 या 3 नंबर में यदि काम चलाना है तो उसमें क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर आ जाती है, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टेंस आ जाती है और द गुड अप्रोक्सीमेशन और एक डॉपलर इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस। Applications of diffraction of light. तो पहला है बेटा यहां पर there are following applications
फर्स्ट बेटा रिजॉल्विंग पावर, क्या है बेटा रिजॉल्विंग पावर और कैसे होता है? द एबिलिटी ऑफ ए लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which separates or resolve the images of two distinct objects is known as resolving power, and it is the reciprocal of the limit of resolve. ये बेटा लिमिट ऑफ रिजॉल्व के रेसिप्रोकल होता है एल आर। व्हाट इज द लिमिट अप टू विच यू डिफरेंशिएट और द सेपरेट और रिजॉल्व द टू images of the distinct objects? That means resolving power equals to 1 upon limit of resolve. So resolving power equals to 1 upon limit of resolve. Meter inverse. What is the cause? This is due to the diffraction of light. And due to central bright and dark fringes. कैसे बेटा? देखो मेरे पास बेटा जी ये एक ऑब्जेक्ट था, ये कोई डॉट था। मैंने इसे एक लेंस के थ्रू या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। जब बेटा मैंने इसे ऑब्जर्व किया तो हुआ क्या? ड्यू टू द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट विच इज ये था बेटा सेंट्रल ब्राइट। ये सेंट्रल ब्राइट था, ये बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा था और ये बेटा सेकेंडरी मिनिमा। तो इससे बेटा जो ये ऑब्जेक्ट था यहां पर ओ, इसकी इमेज आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। अब आप ये इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे।
आपको लगेगा ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, बेटा पॉसिबिलिटी बन रही है। जो सेंट्रल ब्राइट थी, ये जो डॉट था इतना छोटा था कि वो नहीं दिख पा रहा था, पर जब लाइट डिफ्रेक्ट होती है ऐसे, तो जो इमेज है उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो बढ़ेगा उस टाइम ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है बेटा, इमेज। ये क्या था, ऑब्जेक्ट। और इसका सीधा सा कोड है बेटा डिफ्रैक्शन। यहां से जब रे आई, मैंने सिंगल स्लिट रखी यहां, और सिंगल स्लिट से बेटा इसके अंदर डिफ्रैक्शन होगा, और ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका साइज बेटा मुझे इतना बड़ा नजर आएगा। ये दिस इज द डिफ्रैक्शन। तो जो सेंट्रल ब्राइट होती है, जब भी कोई आप जैसे मिट्टी का बर्तन लेके आए, कोई भी प्लास्टिक की बॉडी लेके आए, और उसे यदि ये देखना कहीं क्रैक तो नहीं है, तो आप अंदर से लाइट पास करिए। यदि कहीं भी जरा सा भी क्रैक होगा तो वहां से लाइट बाहर की तरफ निकल के जाएगी। तो यहां भी जब मैं दो ऑब्जेक्ट को ऐसे देखता हूं तो मुझे नहीं दिख रहा इसके अंदर कोई गैप है या इसके अंदर कोई सेपरेशन है, लेकिन जब इसमें डिफ्रैक्शन होगा तो ड्यू टू द डिफ्रैक्शन यू ऑब्जर्व कि ये दोनों क्या है, काफी दूर है। यहां से यदि मैं दो स्टार्स को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों स्टार बिल्कुल नजदीक है, पर उनके बीच में करोड़ों लाइट ईयर्स की डिस्टेंस होती है। तो एक एंगुलर विड्थ की वजह से जो ऑब्जेक्ट मुझे बिल्कुल क्लोज नजर आ रहा था, उसे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप या कोई पर्टिकुलर लेंस उसे सेपरेट करके दिखाता है, और उस सेपरेशन की जो एबिलिटी है उसे मैं क्या कहता हूं, रिजॉल्विंग पावर। तो ये एक ऑब्जेक्ट था, ये बेटा डॉट था। इस तरह की इंटेंसिटी कर्व की वजह से ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज को इस तरह से ऑब्जर्व करेगा, और यहां से यहां तक जो इसने इन दोनों को सेपरेट किया, इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं लिमिट ऑफ रिजॉल्व। क्या कहते हैं बेटा, लिमिट ऑफ रिजॉल्व। एक मिनट इसे ध्यान से देखिए क्या हुआ इसमें, और बेटा फिर मैं बात करता हूं। एक मिनट, कोई भी डाउट है तो बात करेंगे। बेटा किसी को डाउट कुछ? गुनगुन, गरिमा, Yes, sir. No, sir. अब बेटा बात आती है रिजॉल्विंग पावर। यदि हम निकाल रहे हैं तो टेलीस्कोप की क्या होगी, माइक्रोस्कोप की क्या होगी? नहीं काफी है तो कम कर एक एक की पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, दो ट्रीटमेंट करानी थी, और एक और आने की जिसका हेड वॉश था वो करना थी, उसका कैंसिल हो गया। उसके और किसी देर में मेरे में गई चल रहा है।
तो बेटा अब बात करते हैं सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप to resolve the images of two distinct objects is known as its limit of resolving power. The limit of resolve of microscope depends upon the following. किस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट बेटा लिमिट ऑफ रिजॉल्व, जिसे मैं डी मिन कहता हूं, डी मिनिमम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ limit of resolve, that is the d minimum, is inversely proportional to angular width that is d min equals to, which is the resolving power, is directly proportional to lambda upon angular width, which is 2 theta. अब आप कहेंगे सर 2 थीटा कैसे? सुनो, सपोज मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, दो ऑब्जेक्ट्स थे बेटा ए और बी। तो क्या इन दोनों के बीच में आप कुछ गैप देख पा रहे हो? नहीं। यदि मैं यहां पर एक माइक्रोस्कोप यूज करूं, यदि मैंने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो बेटा यहां से और बेटा ये इन्हें क्या करेगा? स्फेरिकल को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देता है। जो रेज बेटा यहां से चली ऐसे, इसने इसका प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया, और जो ए पॉइंट था, ए आपको यहां नजर आएगा, बी पॉइंट था वो बेटा आपको यहां नजर आएगा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे कहते हैं डी मिन, डी मिनिमम। जो दो ऑब्जेक्ट ए और बी आपको यहां दिख रहे थे, जब इनकी इमेजेस देखेंगे तो इमेजेस के बीच में जो सेपरेशन होगा वो डी मिन होगा, मिनिमम। अब बेटा इस केस को मैंने कहा डीएम, अब यहां पर ये एंगल क्या था बेटा? थीटा, और ये भी क्या होगा? थीटा। तो डी मिन लिमिट ऑफ रिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ
d min inversely proportional to angular width, which is 2 theta. So d min equals to 1.22 lambda upon mu into 2 theta. और यहां पर बेटा 1.22 अपॉन म्यू एक कॉफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म होती है इसके अंदर। फॉर स्मॉल एंगल थीटा इक्वलेंट टू साइन थीटा और इक्वलेंट टू टेन थीटा, दोनों में एबिलिटीज होती हैं। So limit of resolve equals to 1.22 lambda upon 2 mu sine of theta. ये d min है बेटा, या मैं इसे लिख सकता हूं d min equals to 1.22 lambda divided by 2 mu tan of theta. But mu is inversely proportional to f, so it would be d min 1.22 lambda f divided by 2 sine of theta or tan of theta. These are the limit of resolve and the resolving power. Rp equals to 1 upon d min. That means resolving power equals to 2 mu sine of theta divided by 1.22 lambda. अब इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज करो, ये है बेटा रिजॉल्विंग पावर। तो यदि मैं रिजॉल्विंग पावर की बात करूं, यहां पर कुछ नोट लिखूं, तो यहां पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं देखो। पहला, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। दैट मींस यदि आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, आप मीडियम इंक्रीज कर देते हैं, मीडियम को बढ़ा देते हैं, या आप कोई डेंस मीडियम यूज करते हैं, तो बेटा उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। यदि आप वाटर के थ्रू डिफ्रैक्शन देखना चाहते हो और फिर ग्लास के थ्रू देखेंगे, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा, डायमंड में और ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है डायमंड से, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर विड्थ। जितनी एंगुलर विड्थ ज्यादा होगी, एंगल ज्यादा होगा, उतना ही जो मेरा वेव फ्रंट है, जो मेरी वेवलेट्स हैं, जो मेरी इमेजेस हैं, वो उतनी ही ज्यादा रिजॉल्व हो जाएंगी, उतनी ज्यादा दूर हो जाएगी। और थर्ड बेटा, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यदि आप व्हाइट रे यूज कर रहे थे तो जो भी रिजॉल्विंग पावर थी, अब यदि आप रेड यूज करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। ब्लू कलर यूज करेंगे बहुत ज्यादा होगी। इसलिए जब किसी रूम में ब्लू कलर की लाइट यूज करते हैं तो वो बड़ा बड़ा नजर आता है, वो स्कैटर होते नजर आता है। इसलिए स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसका डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहां पर रूम में भी जब आप कलर कराते हैं तो कलर किस तरह का आप यूज करते हैं